एडवोकेट टॉक चैनल में सभी सम्मानित श्रोताओं का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है जनाब, अगर मेरे वाहन से दबकर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो मुझे तत्काल क्या करना चाहिए? क्या तुरंत थाने जाकर समर्पण करना एक सही विकल्प होगा? ठीक है जनाब, आपका सवाल है और एक्सीडेंट से संबंधित है। और एक्सीडेंट तो ऐसी चीज है साहब, किसी के साथ भी जीवन में हो सकती है। घटना या दुर्घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है। आप परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाती है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होना एक गंभीर बात है साहब। मगर क्योंकि आपसे एक्सीडेंट हुआ है, इन सेंस आपने किसी को जानबूझकर नहीं मारा है, आपसे गलती हुई है या दूसरे की गलती से एक्सीडेंट हुआ है या हत्या हुई है, तो आपकी नेग्लिजेंस से नहीं हुई है, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता साहब कि आपको कोई गंभीर सजा दी जानी चाहिए। इसलिए कानून में प्रोविजन भी है। कानून में 304A धारा एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर दोषी के ऊपर लगाई जाती है। धारा में 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो ये धारा जमानतीय धारा है। जमानतीय धारा का मतलब अगर कानून के हिसाब से या आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो ये होता है कि मान लीजिए कि किसी न्यायाधीश के बेटे की आपकी गाड़ी की टक्कर लगने से मृत्यु हो जाती है, तो भी आपको वो न्यायाधीश जमानत देने से इनकार नहीं कर सकता। यानी जमानत आपका अधिकार हो जाता है। बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं इसको कानून में, और ये अपने आप में एक बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए यदि कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति आपकी गाड़ी से या किसी भी माध्यम से एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक जमानती अपराध है और आपको आसानी से जमानत मिल जाएगी। और ये जमानत आपको थाने से दरोगा जी भी दे सकते हैं या आप चाहें तो कोर्ट से भी ले सकते हैं। मगर किसी भी सूरत में आपकी गिरफ्तारी होने पर आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो पहले तो आपको ये रिलीफ समझ आ जाना चाहिए कि इस धारा में आपको जेल नहीं होगी। जेल किस मामलों में हो जाती है और क्यों हो जाती है? सलमान खान का आपने मामला सुना होगा साहब। तो वो मामला वहां आता है साहब जहाँ हिट एंड रन केस आता है। हिट एंड रन का मतलब है कि आपने किसी के ऊपर टक्कर मारी, किसी को चोट पहुंचाई और आप ये जानते हुए कि ये चोट उसके जीवन के लिए गंभीर हो सकती है, उसकी कोई मदद नहीं करी और आप मार कर भाग गए। इसका मतलब है कि आपकी इंटेंशन थी उसको मारने की। तो ये गैर इरादतन हत्या का मुकदमा बन जाता है साहब। सिर्फ इस धारा में से जो 304A धारा बताइए, इसमें से ए हटने भर पर 2 साल की सजा की जगह 10 साल की सजा का प्रोविजन हो जाता है और अब अपराध गैर जमानती हो जाता है। यानी आपको जमानत अदालत से मिलेगी और अदालत में आप अपने तथ्य पेश करेंगे, अपने सबूत पेश करेंगे, अपने को निर्दोष पहली नजर में दिखाएंगे तो आपको अदालत जमानत देगी, अन्यथा आपको जेल भेज दिया जाए। और 10 साल की सजा है साहब, गंभीर सजा है, बहुत बड़ी सजा है। तो ये क्यों होता है? और इसमें आपने पूछा कि क्या थाने जाकर मेरे को आत्मसमर्पण कर देना एक अच्छा विकल्प है? जी हाँ, अच्छा तो है, मगर हमारी पुलिस उतनी अच्छी अभी नहीं हुई है साहब कि जैसा जैसा आप बताए वो वैसा वैसा लिख ले। अक्सर कई केसों में ऐसा देखा गया है कि पुलिस सम्मान पाने के लिए केस को कुछ अलग ही मोड़ दे देती है। और वो मोड़ ऐसा होता है साहब कि आप थाने पहुंचे, आपने अपने आप सरेंडर किया, मगर पुलिस नहीं लिखती इस चीज को। पुलिस लिखती है कि ये एक्सीडेंट हुआ था, फलां जगह हुआ था और हमने साहब, हमें सूचना मिली, हमने इस व्यक्ति का पीछा किया, पीछा करके फलां जगह से हमने इसको घेर घोट के गिरफ्तार कर लिया और आपको थाने ले आए और साहब जेल भेज देंगे। अब आप लाख कहते रहिए कि नहीं मैं खुद आया था, मैं तो भागा नहीं था, मैं थाने में अपने आप पेश हुआ था, मगर वो आपकी कहीं सुनवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके सरेंडर करने का भी कोई सबूत नहीं है साहब। और 90% मामलों में पुलिस ऐसी करती है, थाने बुलाती है, गिरफ्तार कर लेती है और फिर बताती है हमने यहाँ से पकड़ा आरोपी को, वहां से पकड़ा। ये आमतौर पर कोर्ट्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो बेहतर तरीका क्या हो सकता है साहब? कैसे आप सबूत बना सकते हैं? पहला तरीका तो यह है कि साहब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही आप रुकिए, उस आदमी की जितना हो सके उतनी मदद कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि सुनसान सड़क है, कोई नहीं है, उसकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं है, तो साहब मानवता तो यही कहती है कि आप रुके, उसकी मदद करें, उसको अपनी गाड़ी में डालें, नजदीकी अस्पताल ले जाएं। अस्पताल में ले जाके जो उसकी प्राइमरी केयर है वो करें, करवाएं, और जो कुछ भी उसका नुकसान हुआ है साहब वो नुकसान की थोड़ी भरपाई करें और अपना हंसी खुशी उसको संतुष्ट करके अपने घर जा सकते हैं। अगर तब भी कोई और बड़ी परेशानी है तो आप उसे इंश्योरेंस की अपनी कॉपी दे सकते हैं। आपकी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो होती ही इसीलिए है कि जब आपकी गाड़ी से किसी
किसी को भी या चोट पहुंचती है या किसी की संपत्ति को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो वो इंसान आपकी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके उस नुकसान की भरपाई करवा सकता है। यानी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई उसमें नुकसान नहीं होगा। वो सारा पैसा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से उस चोटिल व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसको भुगतान आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। यही एक्चुअल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है। तो अब आते हैं कि साहब थाने जाने से पहले अगर भीड़ भाड़ हो साहब सड़क पर तो क्या करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है साहब। भीड़ में आपसे एक्सीडेंट हुआ, आपने गाड़ी रोकी, पब्लिक जो है उत्तेजना में कितनी बार होता है ऐसा कि गाड़ी को आग लगा देती है, ड्राइवर को मारते हैं, पीटते हैं। वैसे में क्या करना जाए साहब, पैसे में साहब भाग जाना अपने आप में विकल्प नहीं, मजबूरी होती है इंसान की। वो चाह कर भी मदद नहीं कर सकता किसी की, क्योंकि जो भी टक्कर मारता है अक्सर उसी के ऊपर पब्लिक का गुस्सा निकलता है। तो कानून से आपको क्या सजा होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, मगर आपकी मार पिटाई से भी हो सकता है आपको बहुत अधिक चोट लगे या हो सकता है आपकी भी मृत्यु हो जाए। तो भागना विकल्प नहीं, मजबूरी है। तो ऐसे समय में तो साहब मजबूरी है तो आपको भागना ही पड़ेगा। आप भागेंगे भी, जाहिर सी बात है, मगर भागने पर धारा 304 लग सकती है। तो 304 धारा जैसे मैंने बताया आपको तो उसमें 10 साल की सजा है। तो अब आप उसमें ऐसा क्या करें कि वो 10 साल की सजा से भी बचे और आप भागे भी, और हिट एंड रन केस भी आपके ऊपर फाइल ना हो। तो इसके लिए जो बेहतर तरीका है वो आप ये कर सकते हैं कि ठीक है आपका मंशा उचित है कि आप जो है जाएंगे थाने जाके सरेंडर करेंगे, मगर पुलिस पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। उस भरोसे को कुछ सबूतों के साथ करा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरी राय में आपको जो करना चाहिए वो तुरंत अपना फोन लीजिए। आपसे एक्सीडेंट हुआ, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आप आगे चले गए, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे अब कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको पकड़ेगा या मारपीट करेगा या आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। आप अपने मोबाइल फोन से पुलिस का कंट्रोल रूम को फोन कीजिए। कंट्रोल रूम पे आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं या 100 नंबर डायल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम को बताइए कि आपसे ये दुर्घटना घटित हो गई है, इस जगह पर हो गई है, आप इस जगह पर मौजूद है और प्लीज आप एम्बुलेंस भेजिए, और घायल व्यक्ति है, ऐसे है, ये उम्र है, या जो कोई भी आप डिटेल उसके बारे में जानते हैं, जितना भी आपने देखा है या मोटरसाइकिल पे था या जिस भी वाहन पे वो था, वो उसकी ब्यौरा देकर और जगह का ब्यौरा देकर, सड़क का पता बताकर एम्बुलेंस की डिमांड कीजिए, पुलिस सहायता की डिमांड कीजिए। ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा इसलिए कहा साहब कि जो कंट्रोल रूम की कॉल होती है वो रिकॉर्डेड कॉल होती है। रिकॉर्डेड से मेरा मतलब है कि उस कॉल का रिकॉर्ड रखा जाता है और उस कॉल की रिकॉर्डिंग जो आपने पुलिस को बताया है उसको आप आरटीआई के माध्यम से बाद में भी निकाल सकते हैं। निकाल कर आप उसका सबूत बना सकते हैं। यानी कि ये आपका एक ऐसा सबूत बन गया कि जो ये दिखा रहा है कि एक्सीडेंट होने के कुछ ही मिनटों बाद या कुछ ही समय बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पीड़ित की सहायता करने के लिए एम्बुलेंस की डिमांड करी और आपने अपने जुर्म के बारे में खुद ही पुलिस को सूचना दी, और इस बात का आपके पास प्रमाण भी हो सकता है। जब आप आरटीआई से चाहेंगे तो इस चीज का सबूत भी आपके पास निकल आएगा। अब कंट्रोल रूम क्योंकि जो है सेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो वहाँ पे आपकी कॉल को संभाल के रखा जाता है साहब। जब भी आरटीआई लगती है तो वो रिकॉर्ड में लिख के देते हैं कि इस नंबर से ये कॉल आई थी, इसने ये बात कही और उस बात के ऊपर हम लोगों ने ये कार्रवाई करी या पुलिस सहायता पहुंची। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो वाकई उस पीड़ित की मदद हो जाएगी साहब, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको एम्बुलेंस मिल जाएगी, पुलिस सहायता मिल जाएगी, उसको जल्द से जल्द उपचार मिलेगा, तो हो सकता है उसकी जान बच भी जाए। मगर ईश्वर न करे अगर उसकी जान चली भी जाती है तो कम से कम आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और आप बड़ी परेशानी से यानी धारा 304 लगने से, गैर इरादतन हत्या से बच जाते हैं। हाँ, इसके बाद अब आपने क्योंकि कॉल कर चुके हैं कंट्रोल रूम पर, आपके पास सबूत है कि आपने पुलिस को सूचना दे दी है और अब पुलिस आपसे मुकर नहीं सकती। अब पुलिस ये नहीं कह सकती कि नहीं साहब ये आदमी तो जो है भाग रहा था या हमने वहां से गिरफ्तार किया या यहाँ से गिरफ्तार किया। आप तुरंत अपने वकील की सहायता से इस बात का प्रमाण निकाल के दिखा सकते हैं कि देखिए हमने पहले कंट्रोल रूम को कॉल करी थी, हम ही ने इस घटना की जानकारी दी थी, हम ही ने एम्बुलेंस के लिए बुलाया था। तो ये आपका इतना अच्छा सबूत हो गया जिसकी वजह से पुलिस आपके ऊपर 300
304 नहीं लगा सकती, 304 ए ही लगाएगी यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। तो अब आप पुलिस स्टेशन जाइए, अपना सरेंडर कीजिए या डायरेक्ट आप चाहें तो आप अपने घर जा सकते हैं। आपको पुलिस जो है FIR लॉज होगी, आपको बुलाएगी पूछताछ के लिए, आप पूछताछ में सहयोग कीजिए तो हो सकता है आपकी गिरफ्तारी भी ना हो, क्योंकि 7 साल से कम के केसेस में गिरफ्तारी जो है नहीं होती है अक्सर। हालांकि पुलिस कर लेती है, वो एक अलग बात है, मगर कानूनन जो है 7 साल से कम के केसों में गिरफ्तारी अब मना है। तो आप पूछताछ में सहयोग करते रहेंगे, कोर्ट आपको बुलाएगा, अगर आपके खिलाफ चार्जशीट पेश होती है, आप डायरेक्ट कोर्ट में जिस दिन जाएंगे उसी दिन खड़े खड़े आपकी जमानत हो जाएगी। आपकी जमानत के बाद आप अपने घर वापस जा सकते हैं। आपकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा, गाड़ी की जांच की जाएगी। गाड़ी जब्त इसलिए होती है क्योंकि ताकि गाड़ी के सारे पार्ट्स वगैरह देखे जाए, चेक किया जाए कि कोई नेग्लिजेंस ऐसा तो नहीं था कि ब्रेक फेल हो गए थे या कोई और कमी थी। वो आपके फायदे के लिए होती है, मगर एक कानूनी प्रोसीजर है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उससे ये पता चलेगा कि गाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट कितना आया, कितना आपके गाड़ी को डैमेज हुआ। उस गाड़ी के डैमेज से अंदाजा लगता है कि आपकी स्पीड क्या रही होगी उस समय पे गाड़ी की, या आपने किस तरफ से हिट किया है, वो आदमी किस तरफ से आ रहा था। तो ये सब डिटेल पता करने के लिए पुलिस अक्सर गाड़ी डिटेन करती है। उसकी भी आपको चिंता नहीं है, गाड़ी की भी आप बेल करा सकते हैं, गाड़ी की भी जमानत होती है साहब। आप गाड़ी का जब आपका इंस्पेक्शन पूरा हो जाए, आप उसकी जमानत के लिए जिस भी जगह, जिस भी थाने में आपकी गाड़ी को जो है जब्त किया गया, थाने के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाकर आप गाड़ी की जमानत दे सकते हैं। गाड़ी की जमानत हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आप अपने घर आ गए, आपको जानकारी मिल गई और साथ ही आपके सवाल का जवाब भी जनाब पूरा हुआ। आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो करना है सब कीजिए, मगर कुछ तो कीजिए साहब। हम YouTube पे आपके पास नए हैं तो चाहेंगे कि आपका सहयोग और प्यार ऐसे ही मिलता रहे जैसे कोरा पे हमारे पाठकों ने हमें दिया। सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार साहब।